हेलो एवरीवन। तो थाई बीएल सीरीज नोट का नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फातसा बैठा रहता है। तभी उसके फ़ोन पे उसके पापा का कॉल आता है। फातसा उनसे बात करता है। फातसा के डैड पूछते हैं कि तुम कैसे हो मेरे बेटे। तभी फातसा कहता है कि आपको मुझसे मिले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और क्या आप मुझे याद नहीं करते हैं। तभी उसके पापा कहते हैं तुम जैसे होनहार बेटे को कौन बाप याद नहीं करेगा मेरे बेटे। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। तभी फातसा को अपने गर्दन का वो बाइट याद आता है। तभी वो कहता है कि पापा मैं आपसे एक अजीब बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप अल्फा और ओमेगा के बारे में जानते हैं। तभी उसके पापा शांत हो जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो बेटा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फातसा अपने पापा से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां दोनों बाप बेटे एक दूसरे को गले लगाते हैं। फातसा के पापा बोलते हैं मैंने तुम्हें बहुत याद किया बेटा। तभी फातसा कहता है कि मैंने भी आपको बहुत याद किया। तभी फातसा के पापा की नज़र फातसा की गर्दन पर पड़ जाती है, जहाँ पर वो बाइट का मार्क होता है और वो चिंता में होकर पूछते हैं कि ये क्या है, बताओ मुझे ये क्या है। तभी फातसा बताता है कि मैं एक ओमेगा हूँ और किसी ने मुझे काट लिया है। जैसे ही उसके पापा ये बात सुनते हैं वो बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। फातसा उनके पास बैठता है। तभी उसके पापा कहते हैं कि मुझे बताओ वो कौन है, इसने की तुम्हारे साथ एक ऐसी हरकत, बताओ मुझे, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए पापा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फातसा उसे रोकता है और कहता है कि शांत हो जाओ पापा। तभी पापा कहते हैं कि मैं कैसे शांत हो जाऊँ, जब मैंने तुम्हारी गर्दन पर ये निशान देख लिया है, तुमने एक बॉन्ड बना लिया है और तुम कहते हो कि मैं शांत हो जाऊं, कौन है इसका जिम्मेदार। तभी फातसा कहता है इसके इकलौते जिम्मेदार आप हो पापा। आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, अल्फा ओमेगा के बारे में नहीं बताया, आपने मुझे बिटन मार्क के बारे में कुछ नहीं बताया और आपने मुझे बॉन्ड के बारे में भी कुछ नहीं बताया। आपने मुझे हमेशा अंधेरे में रखा। तक मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो गया तब तक मैंने आपको ब्लेम नहीं किया, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सच क्या है और आपने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई। उसके बाद हम देखते हैं कि फातसा और उसके पापा बैठकर बातें करते हैं। तभी उसके पापा बताते हैं कि मैं एक अल्फा था और तुम्हारी माँ एक ओमेगा थी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मैंने कभी उसे काटने की कोशिश नहीं की। हमारा प्यार सिर्फ ऐसे ही था, हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते थे। और एक दिन जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हो गई तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई। मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा, लेकिन इसी बीच मेरे कुछ अल्फा दुश्मन तुम्हारी माँ को काट लिया और उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया और उसी वक्त मेरी ज़िंदगी ऐसा लगा जैसे ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी माँ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो अपने उस अल्फा को छोड़कर मेरे साथ रही और तुम्हारा जन्म हुआ। इस बीच उसे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने उस अल्फा को छोड़ दिया था जिसके साथ उसका बॉन्ड फॉर्म हुआ था, वो मेरे साथ रह रही थी। इसलिए प्रेगनेंसी के वक्त इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि उसकी जान चली गई और आज भी उसकी मौत का जिम्मेदार मैं खुद को समझता हूँ क्योंकि मैं उसे नहीं बचा पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी माँ मुझसे प्यार नहीं करती थी या मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया और कभी तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी वजह से तुम्हें भी परेशानी में डाल दूंगा। मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी फातसा कहता है क्या माँ भी मुझसे प्यार करती थी। तभी उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई तो उनके मुंह पर आखिरी वक्त तुम्हारा ही नाम था। वो बार बार फातसा फातसा बोल रही थी और वैसे ही उसने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए मैंने तुम्हें अल्फा और ओमेगा के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन शुरुआत से मुझे लगता था कि तुम एक अल्फा हो क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट थे, तुम बहुत शार्प थे और तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, तुम तो बीमार भी नहीं पड़ते थे। तभी फातसा बताता है लेकिन मैं एक ओमेगा हूँ, एक प्योर ओमेगा। तभी उसके पापा हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि एक प्योर ओमेगा अल्फा के बराबर होता है, इसलिए तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा बेटा, लेकिन मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फातसा अपने पापा से मिलकर वापस आ जाता है। वो बालकनी में खड़े होकर सोच रहा होता है कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी है जैसे मुझे चाहिए थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से नाखून
आ जाता है और वो फात्सा को कंबल उड़ाता है। नाखून के आने के बाद फात्सा आसमान में देखता है और कहता है कि किस्मत जब दो लोगों को एक साथ मिलाती है, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि उनमें प्यार हो जाता है। ये तो ऐसा लगता है जैसे बस दो स्ट्रेंजर एक दूसरे के पास रह रहे हैं। ये कहीं से भी अरेंज मैरिज से अलग नहीं है। तभी नाखून बोलता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे साथ ये बॉन्ड जेल जैसा लगता है? तभी नाखून की बात सुनकर फात्सा कहता है कि नहीं, ये जेल जैसा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं बस इस बारे में सोच रहा हूँ। तभी नाखून कहता है मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। फात्सा कहता है कि हाँ, नहीं किया। तभी फात्सा की बात सुनकर नाखून कहता है जाकर आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, ओवरथिंक मत करो। आगे हम देखते हैं कि नाखून की माँ और नाखून का बॉडीगार्ड साथ में बैठे रहते हैं। तभी नाखून की मॉम बोलती है कि आजकल मुझे फात्सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, वो थका थका भी रहता है, क्या वो अच्छे से खाना नहीं खाता? तभी वो बॉडीगार्ड बोलता है कि ऐसा मुझे भी लगता है, कुछ दिन पहले ही मैंने नोटिस किया कि वो सीढ़ियों से गिरने वाला था लेकिन वो बच गया। तभी मॉम कहती है कि हमें उसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा, एक काम करो तुम उसके लिए हेल्दी चीज़ें लेकर आओ। तभी हम देखते हैं कि जब फात्सा उठकर आता है तो बॉडीगार्ड उसके सामने वेजिटेबल जूस रख देता है और उसे बताता है कि ये टोटल 17 वेजिटेबल्स से मिलाकर बनाया गया है। फात्सा एक बार उस जूस को स्मेल करता है और अपनी नाक चढ़ाते हुए कहता है कि अभी मेरा पेट फुल है, मुझे कुछ नहीं खाना है। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि थोड़ा सा तो पी लो, एक घूंट। तभी फात्सा कहता है कि ये मैं नहीं पीना चाहता, मैं ऑलरेडी फुल हूँ, एक काम करो ये तुम जिम को दे दो। जिम उस नौकरानी का नाम होता है जो अभी इनके पीछे खड़ी थी। तभी हम देखते हैं कि वो नौकरानी भी उसे पीने से मना कर देती है। तभी फात्सा कहता है तो मैं बाद में पी लूँगा, अभी इसे ले जाकर रख दो। आगे हम देखते हैं कि फात्सा उस जूस को पीने में बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है। सारे बॉडीगार्ड्स उसके आगे पीछे भागते हैं और सर्वेंट्स भी कि फात्सा उस जूस को पी ले, लेकिन फात्सा बार बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। बॉडीगार्ड उसके पीछे लगातार भागते रहते हैं, लेकिन फात्सा तो बस उस जूस को ना पीने का बहाना ढूंढता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बात नाखून की मॉम तक पहुंच जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो फात्सा को जूस पिलाएगी। वो फात्सा को इनकरेज करती है कि ये जूस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है बेटा, तुम पी लो, लेकिन फात्सा बार बार नाक चढ़ाता है। तभी मॉम कहती है कि ठीक है थोड़ा सा पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे लिए ये रिफ्रेशमेंट का काम करेगा और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है बेटा, इसको पीकर देखो। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉम ज़बरदस्ती फात्सा को वो जूस पिला देती है। मॉम वापस से बॉडीगार्ड्स की तरफ देखती है और कहती है पानी लेकर आओ। तभी हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड्स वहाँ पर पानी ले आते हैं और वो फात्सा को पिलाते हैं। अभी मॉम फात्सा के पास फ्लावर्स रख देती है ताकि वेजिटेबल की स्मेल से उसे परेशानी ना हो, लेकिन आगे हम देखते हैं कि फात्सा को अचानक से वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। फात्सा वहाँ से वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह सर्वेंट फात्सा को उठाने आती है। तभी फात्सा कहता है कि मुझे अभी और सोना है, मुझे जागना नहीं है। तभी वो नौकरानी पूछती है कि आपकी तबीयत ठीक है मिस्टर फात्सा, क्या आपको बुखार है? अगर ऐसा है तो आप खाना खाकर दवाई ले लीजिए। तभी फात्सा कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे और ज़्यादा सोना है, मुझे नींद आ रही है। तभी वो नौकरानी बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं आपका कमरा ऐसे ही शांति से साफ़ कर देती हूँ। फात्सा कहता है कि मेरे सामानों को इधर से उधर चेंज मत करना, ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास का माहौल बदल गया हो। आगे हम देखते हैं कि नाखून के दो बॉडीगार्ड फात्सा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक पूछता है कि मिस्टर फात्सा कहाँ पर हैं? तभी दूसरा वाला जवाब देता है कि आजकल वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिस्टर नाखून को भी उनकी बहुत ज़्यादा चिंता होगी, अभी तो वो प्रोजेक्ट के काम में बिजी हैं। भी पहले वाला बॉडीगार्ड कहता है कि अभी तो वो कुछ दिनों के लिए घर पर नहीं आएंगे। तभी वो दूसरे वाला बॉडीगार्ड कहता है कि असल बात तो ये है कि दोनों ही कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं और मिस्टर नाखून तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। और एक दिन तो ये हुआ कि मिस्टर फात्सा मैडम की मदद करा रहे थे फ्लावर अरेंज करने में, तभी उन्हें वॉमिट आनी शुरू हो गई, ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड नाखून के पास जाता है और नाखून उससे पूछता है कि क्या हो गया, कोई ज़रूरी बात है क्या? तभी वो बॉडीगार्ड नाखून को बता देता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे मिस्टर फात्सा प्रेग्नेंट हैं। और जैसे ही नाखून ये बात सुनता है वो सारा काम छोड़कर सीधा फात्सा के पास भागकर आता है। नाखून सीधा बेड पर चढ़ जाता है और फात्सा के क्लोज आ जाता है। फात्सा बोलता है क्या हुआ, कि नाखून कोई जवाब नहीं देता। वो पहले तो फात्सा को उसके माथे से चूमता है और उसके बाद वो उसके
उसके टमी पर किस करता है। नाखून की ये हरकत देखकर फात्सा हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी नाखून कहता है कि तुम्हें सोने की ज़रूरत है। फात्सा कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी नाखून कहता है तो फिर ठीक है, तुम सिर्फ आराम करो। उसके बाद नाखून कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी फात्सा कहता है कि क्या हो गया, क्या आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। तभी नाखून बोलता है कि इस बारे में अब कोई बात नहीं करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना कहते हुए नाखून फात्सा को वहीं अपने पास में सुला लेता है। आगे हम देखते हैं कि नाखून की ये हरकत देखकर फात्सा हैरान रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि नाखून फात्सा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो उसे बेड पर ही खाना पानी सब कुछ लाकर देता है। नाखून फात्सा के लिए सूप लेकर आता है और कहता है इसे पी लो। तभी फात्सा उसके हाथ से सूप लेता है लेकिन कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा सा ही पीऊँगा, मेरा पेट भरा लग रहा है। तभी नाखून कहता है इसे पूरा करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कि फात्सा उसे पीने से मना कर देता है और कहता है मैं ज़्यादा नहीं पी पाऊँगा। तभी नाखून कहता है तो ठीक है, थोड़ी देर बाद पी लेना। आगे हम देखते हैं कि नाखून फात्सा के टमी के पास आकर उसकी साउंड सुनता है और कहता है ये आराम से सो तो गया ना। तभी फात्सा बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी नाखून वहीं पर फात्सा के पास में सिर रखकर सो जाता है। नाखून की ये हरकत देखकर फात्सा उसके बालों में हाथ फेरता है। आगे हम देखते हैं कि नाखून फात्सा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जब फात्सा नहाकर आता है तो नाखून उसके बालों को साफ करता है और हेयर ड्रेसर भी करता है। जब फात्सा सो जाता है तो नाखून उसके कमरे में फ्रेगनेंस की कैंडल जलाकर रखता है और वो फात्सा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। आगे हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड और सर्वेंट भी फात्सा का ख्याल रखते हैं और वो उसे पुदीने का पानी बनाकर देते हैं। फात्सा पूछता है कि ये सिर्फ मेरे लिए, आप दोनों नहीं पियोगे। तभी वो दोनों कहता है कि नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पीजिए। तभी हम देखते हैं कि फात्सा एक घूंट पीता है। भी वो बॉडीगार्ड पूछता है क्या आपको अपनी तबीयत अभी भी ख़राब लग रही है। तभी फात्सा जवाब देता है कि नहीं, लेकिन बस मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तभी वो बॉडीगार्ड वापस से कहता है कि क्या आपको वापस से तो नाखून के फेरोमोन्स की कमी महसूस हो रही है, क्या वो अपने आसपास आप चाहते हो। तभी फात्सा कहता है हाँ थोड़ी सी, लेकिन मुझे इस मॉर्निंग बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं रेस्टलेस महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं नाखून के कपड़ों को स्मेल करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तभी फात्सा कहता है कहीं ये उस बॉन्ड की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड और नौकरानी आपस में इशारे कर रहे होते हैं कि पक्का फात्सा प्रेग्नेंट है। तभी फात्सा कहता है कि ये क्या इशारे कर रहे हो तुम, क्या हो गया। तभी वो दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं मिस्टर नाखून को वीडियो कॉल कर सकता हूँ। तभी फात्सा मना कर देता है। एक सीन में हम देखते हैं कि नाखून जब अपने कमरे में आता है तो उसे अपने कपड़े फात्सा की तरफ मिलते हैं। तभी वो समझ जाता है कि फात्सा उसके कपड़ों को फेरोमोन्स के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि नाखून फात्सा के लिए एक खूबसूरत सा बेड तैयार करता है और वहीं पर फात्सा को सुला देता है जहां दोनों तरफ उनके कपड़े थे, ताकि फात्सा को कभी भी नाखून के फेरोमोन्स की कमी महसूस ना हो। सीन में हम देखते हैं कि ओंसा अपने रेस्टोरेंट में बैठा रहता है। तभी वहां पर नाखिन आता है। नाखिन वहां पर आते ही ओंसा के लिए खाना सर्व करने लग जाता है। ओंसा कहता है कि तुम क्या कर रहे हो और ये क्या आपने बनाया है। तभी नाखिन हाँ कह देता है। तभी ओंसा कहता है क्या ये खाने लायक दिख रहा है। तभी नाखिन कहता है कि तुम इतना भी पिकी मत बनो, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए ट्राई किया है, तुम एक बार चेक तो करके देखो ओंसा। तभी हम देखते हैं कि ओंसा उसका लाया हुआ खाना चेक करता है और इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, लेकिन ओंसा ये बात उसे बोल नहीं पाता। इसलिए वो कहता है कि मैंने सुबह खाना खा लिया था, मेरा पेट अभी भरा हुआ है, मैं इसे बाद में खा लूँगा। तभी नाखिन कहता है तो फिर ठीक है, इसे फ्रिज में रख देना। तभी नाखिन कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही खाना बनाकर लाया करूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाखून के डैड उस आदमी की क्लास ले रहे होते हैं जिन्होंने उनको प्योर ओमेगा खोजने के बारे में भेजा था, लेकिन वो आकर जवाब देता है कि उन्हें अब तक वो प्योर ओमेगा नहीं मिला। उन्होंने इन्फॉर्मेशन को टाइटली सील कर दिया है और जिसके पास पहले वाला रिकॉर्ड था उसे अचानक से इन्वेस्टिगेशन के दौरान गायब कर दिया गया। ये डैड कहता है कि हम एक बच्चे को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं, उस प्योर ओमेगा को हमें ढूंढना ही होगा। वो अल्फा के बराबर ताकतवर होता है और हमें किसी भी हालत में उसे ढूंढना ही होगा, क्योंकि नाखून ने तो अपना बॉन्ड बना लिया, लेकिन नाखिन के लिए मैं उस लड़के को चाहता हूँ। जाओ किसी भी कीमत पर उस लड़के की डिटेल मेरे सामने लेकर आओ, मुझे किसी भी कीमत पर वो लड़का चाहिए। वो आदमी कहता है कि हमने उनको रिश्वत दे दी है और एक आदमी काम पर लग भी गया है। ये हम देखते हैं कि जिस लड़के का रिश्ता उसके पापा देख रहे हैं वो तो एक बीटा के साथ अपनी रंगरेलियां मना रहा होता है। नाखिन और ओंसा अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्यूट पल इंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं कि नाखिन ओंसा को लेकर एक कमरे में आता है।
ओंसा कहता है कि आप मुझे इस कमरे में क्यों लेकर आए हैं। तभी नागिन कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। उसके बाद वो दोनों एक सोफे पर बैठते हैं। तभी ओंसा कहता है कि ये मत कहना कि यहाँ पर तुम्हारी स्मेल है। तभी नागिन कहता है स्मेल करके देखो तो। ओंसा वहाँ पर स्मेल करने लगता है। तभी नागिन उसके सामने एक ऑरेंज लाकर दिखाता है और कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है। तभी ओंसा कहता है कि इसकी स्मेल मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रहे हो। तभी नागिन बताता है कि असल में मैं इसकी तरह स्मेल करता हूँ। तुम एक बीटा हो जो मुझे स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे स्मेल करो और यही मेरे फेरोमोन्स की स्मेल है। ये ओंसा कहता है कि इसलिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, लेकिन अगर ये सच में आपकी स्मेल है तो मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर अकेला रह सकता हूँ। नागिन कहता है क्यों नहीं रह सकते हो। तभी ओंसा बोलता है कि ये स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नागिन कहता है कि जब भी तुम इसे स्मेल करोगे तुम्हें हमेशा ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपनी बाहों में भरे हुए हूँ। तभी ओंसा कहता है कि मैं अब शर्माने लगा हूँ, शांत हो जाओ। ये हम आगे देखते हैं कि नागिन वहाँ पर एक छोटा सा ऑरेंज का प्लांट रख देता है और कहता है कि जब भी तुम इसे देखोगे तब मुझे लगेगा कि तुम मुझे देख रहे हो। तभी हम देखते हैं कि ओंसा नागिन के क्लोज आने लग जाता है। नागिन उसे रोकता है कि अगर तुमने ये किया तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन ओंसा नहीं सुनता और दोनों के बीच यहाँ पर पहले तो किस होता है और उसके बाद इन दोनों की एक खूबसूरत सी नाइट स्पेंड होती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।